फ्रीज आउट। देखो, फ्रीज का मतलब होता है किसी चीज़ को आपने क्या किया, वहीं की वहीं रोक दिया। जैसे फ्यूल की जो प्राइसेस हैं, न तो आप उन्हें घटने दे रहे हो, ना आप उन्हें बढ़ने दे रहे हो। इसका मतलब है आपने उन प्राइस को क्या किया, बिल्कुल फ्रीज कर दिया। रूटीनली फ्रीजिंग फ्यूल प्राइसेस इज एन अनफेयर एंड डिस्टॉर्शनरी पॉल प्लॉय। अब इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि चुनाव के पहले हम क्या देखते हैं। चुनाव के 2-4 महीने पहले जो पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें होती हैं, उन्हें बिल्कुल वहीं की वहीं रोक दिया जाता है, ताकि वोटर को ऐसा लगे कि भाई देखो, तेल की कीमतें तो बिल्कुल बढ़ नहीं रही, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो एक अच्छी धारणा क्रिएट करने के लिए, वोटर के मन में एक अच्छी धारणा क्रिएट करने के लिए सरकार के प्रति, सरकार क्या करती है कि जो तेल और डीजल की कीमतें होती हैं उन्हें घटने बढ़ने नहीं देती, यानी कि उनको वहीं फ्रीज कर देती है। उसी के बारे में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे कि इस तरह की जो प्रैक्टिस अपनाई जाती है वो ठीक है कि गलत है, उनके क्या नुकसान हैं। रूटीनली फ्रीजिंग कि टाइम टू टाइम, रूटीनली का मतलब है टाइम टू टाइम आप करते ही रहते हो। फ्रीजिंग फ्यूल प्राइसेस कि टाइम टू टाइम जो तेल की जो कीमतें हैं उनको फ्रीज कर देना, इज़ एन अनफेयर एंड डिस्टॉर्शनरी, ये गलत है ना, ये फेयर नहीं है ना, इज एन अनफेयर एंड डिस्टॉर्शनरी पॉल प्लॉय। पोल का मतलब हो गया चुनाव, प्लॉय का मतलब हो गया चाल, है ना, कोई भी आपकी चाल। और एक और शब्द आया यहाँ पे, डिस्टॉर्शनरी। डिस्टॉर्शनरी का मतलब है, देखो, डिस्टॉर्ट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को चेंज करना, यानी कि कोई जो नॉर्मल है उस नॉर्मल को आपने क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसे विकृत कर दिया आपने, है ना, उसका जो शेप है उसमें आपने परिवर्तन ला दिया। तो यहीं पे एडिटोरियल हमें बताता है कि ये लगातार टाइम टू टाइम जो फ्यूल की प्राइसेस हैं उनको फ्रीज किया जाता है, ये एक अनफेयर प्रैक्टिस है, यह एक डिस्टॉर्शनरी पॉल प्लॉय है, यानी कि यह एक गलत चुनाव की चाल है ना, चुनाव की एक चाल है जो कि ठीक नहीं है। इसे आप नॉर्मल नहीं कह सकते, यह एक विकृत चाल आप इसे कहोगे। आगे देखते हैं। ऑन ट्यूसडे, कि ट्यूसडे को हमें क्या देखने को मिला, आफ्टर पॉसिबली द लॉन्गेस्ट पॉज, कि संभवतया एक बहुत ही लंबे, पॉज का मतलब होता है एक विराम, तो संभवतया एक लंबे विराम के बाद में, ऑफ 137 डेज, लगभग 137 दिनों के बाद, ट्यूसडे को हमें ये देखने को मिला कि भारत में इन इंडियाज़ रिटेल फ्यूल प्राइसेस इन रिसेंट ईयर्स, इन इंडियाज़ रिटेल फ्यूल प्राइसेस इन रिसेंट ईयर्स, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रेज्ड पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस बाय अबाउट लगभग 80 पैसे अ लीटर। तो मंगलवार को हमें ये देखने को मिला कि, और 137 दिनों के बाद में हमें देखने को मिला, और ये जो 137 दिनों का टाइम था ये संभवतः एक बहुत ही लंबा विराम था। और फाइनली अब क्या किया गया है कि जो रिटेल फ्यूल प्राइसेस हैं उनमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा जो है बढ़ोतरी कर दी गई है। रेस का मतलब है बढ़ा देना, पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस बाय अबाउट 80 पैसे अ लीटर। तो फाइनली उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल की जो प्राइसेस है उनमें 80 पैसे पर लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। फॉलोइंग, और ये जो बढ़ोतरी की गई है ये कब की गई है, फॉलोइंग अप विथ अ सिमिलर इंक्रीज ऑन वेडनेसडे। फॉलो अप का मतलब होता है किसी चीज़ का अनुसरण करते हुए, किसी चीज़ को फॉलो करते हुए, विथ अ सिमिलर इंक्रीज ऑन वेडनेसडे। तो ट्यूसडे के बाद में इसी चीज़ को फॉलो करते हुए, यानी कि पहले आपने क्या किया, 80 पैसे अ लीटर जो है इंक्रीज़ किया, और उसके बाद में फिर दोबारा से जो है बढ़ोतरी की, विथ अ सिमिलर इंक्रीज ऑन वेडनेसडे। फिर जो है बुधवार को आपने एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी। अ ₹50 हाइक वाज ऑल्सो, अ ₹50 हाइक वाज ऑल्सो इफेक्टेड इन डोमेस्टिक कुकिंग गैस प्राइस। देखो, इफेक्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को अचीव कर लेना, है ना, तो एक और चीज़ को जो है अचीव किया गया, किस चीज़ को, ₹50 हाइक, हाइक का मतलब है बढ़ोतरी, वाज ऑल्सो इफेक्टेड इन डोमेस्टिक कुकिंग गैस प्राइसेस, कि जो घरेलू कुकिंग गैस की कीमतें हैं उनमें भी 50 रुपए की बढ़ोतरी को जो है प्राप्त किया गया, यानी कि लाया गया है ना, 50 रुपए की बढ़ोतरी को किया गया ना। तो इसको कह सकते हो आप, इफेक्ट का मतलब ब्रिंग अबाउट, किसी चीज़ को कॉज
टू हैपन, है ना, कि भाई ऐसा हुआ, यानी कि डोमेस्टिक गैस प्राइसेस में भी 50 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई। फ्यूल प्राइसेस वर लास्ट ट्वीक। देखो, ट्वीक का मतलब होता है चेंज करना, परिवर्तित करना, है ना, उसको हम बोलते हैं ट्वीक। तो फ्यूल प्राइसेस वर लास्ट ट्वीक्ड इन नवंबर 2021। तो तेल की जो कीमतें हैं लास्ट टाइम पे जो है बदली गई थी, या उनमें कुछ चेंज लाया गया था। कब? नवंबर 2021 में। फॉलोइंग द दीपावली ईव। देखो, जब आप बोलते हो ना ईव, इस ईव शब्द का मतलब होता है द टाइम पीरियड, है ना, बिफोर एन इवेंट, कि भाई कोई भी एक महत्वपूर्ण इवेंट है उसके जस्ट ठीक पहले का जो टाइम होता है। जैसे मान लो कोई फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल के ठीक पहले का जो टाइम है ना, या उस फेस्टिवल के पहले की जो इवनिंग है या उसके पहले का जो दिन है, उसको हम बोलते हैं ईव। फॉलोइंग द दीपावली ईव कट इन पेट्रोल एंड डीजल एक्साइज ड्यूटीज़। तो देखो क्या हुआ था, दीपावली के जस्ट पहले पेट्रोल और डीजल से संबंधित जो एक्साइज ड्यूटी है उनमें कमी की गई थी। और जब उनमें कमी की गई थी सरकार के द्वारा, तो उसके बाद में क्या किया गया था, जो फ्यूल प्राइसेस थी उनको जो है परिवर्तित किया गया था, चेंज किया गया था नवंबर 2021 में। तो ये लास्ट टाइम चेंज किया गया था, इसके बाद में अब जाकर चेंज किया गया है। द इंटरगनम बिटवीन देन एंड नाउ। आगे देखते हैं। द interregnum between then and now coinciding with the 5 assembly election battles। अब देखो यहाँ पर ये जो कहा गया है इंटररेगनम, इसका मतलब है गैप, है ना, गैप बिटवीन देन एंड नाउ, कि तब से ले तब की बात करें हम और अब की बात करें, तो इनके बीच में ये जो गैप है, कोइंसाइड का मतलब होता है मेल खाना। जैसे एक चीज़ और दो चीज़ दोनों साथ में मेल खा जाएं, तो इनको क्या बोलेंगे हम? कोइंसाइड। कोइंसाइडिंग विथ द 5 असेंबली इलेक्शन बैटल्स। तो इस बार ये जो चेंज किया गया है या फिर ये जो बढ़ोतरी की गई है, ये मेल खाता है किस चीज़ से? विद द 5 असेंबली इलेक्शन बैटल्स, कि इस बार ये जो चुनाव हुए, तो इस चुनावों को ध्यान में रखते हुए जो है परिवर्तन किया गया। पहले जो है दीपावली के टाइम पे किया गया था, है ना। ऑल्सो विटनेस्ड द शार्पेस्ट स्पाइक। ऑल्सो विटनेस्ड का मतलब है ये बात भी देखी गई। द शार्पेस्ट का मतलब है तीव्र, स्पाइक का मतलब है बढ़ोतरी, इन ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस अमंग रिसेंट इंस्टेंसेस ऑफ प्राइस फ्रीजेस इन इंडियाज डीरेगुलेटेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मार्केट। तो ये बात भी देखी गई, क्या बात भी देखी गई, कि बहुत ही तीव्र हमें बढ़ोतरी देखने को मिली, है ना। ऑल्सो विटनेस द शार्पेस्ट स्पाइक इन ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस, कि वैश्विक रूप से जो कच्चा तेल है उसकी जो कीमतें हैं उनमें भी बहुत तीव्र बढ़ोतरी हमें देखने को मिली। अमंग के बीच, रिसेंट इंस्टेंसेस ऑफ प्राइस फ्रीजेस, कि अभी हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हमारे सामने आई, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिले, कुछ ऐसे इंस्टेंसेस, है ना, कुछ ऐसे इवेंट्स हमें देखने को मिली, कुछ ऐसी बातें हमें देखने को मिली ऑफ प्राइस फ्रीजेस इन इंडियाज डीरेगुलेटेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मार्केट। कि प्राइस फ्रीज का मतलब है कीमतों को स्थिर कर देना, इन इंडियाज डीरेगुलेटेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मार्केट, कि भारत का जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट मार्केट है ये डीरेगुलेटेड है। डीरेगुलेट होने का मतलब है कि भाई इसके ऊपर जो है पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं किया जाता, है ना। जैसे कई चीज़ों के लिए कंट्रोल करने के लिए उनको हमने क्या बना रखा है, कई तरह की बॉडी, कई तरह की ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है जो पर्टिकुलर फील्ड्स को पूरी तरीके से कंट्रोल करती है ना। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट मार्केट है ये डीरेगुलेटेड है, यानी कि ये ठीक तरह से रेगुलेट नहीं है। तो इस मार्केट में हमें क्या देखने को मिला? प्राइस फ्रीज देखने को मिला। इस मार्केट में जो कीमतें हैं वे हमें स्थिर देखने को मिली। और कब देखने को मिली कीमतें स्थिर? तब देखने को मिली जब अभी हाल ही के दिनों में लगातार हमने क्या देखा? लगातार हमने ये देखा कि
जो कच्चे तेल की कीमतें हैं उनमें जो है बढ़ोतरी देखी गई। तो जब वैश्विक रूप से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई तो उसी के अनुरूप भारत में भी आप कह सकते हो कि पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं उनमें बढ़ोतरी होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है ना, प्राइस फ्रीजिंग देखने को मिली हमें। अब देखो विश्व की अगर हम बात करें तो फ्रॉम अराउंड $73 अ बैरल ऑन November 4, क्रूड प्राइसेस आर नाउ अराउंड $110 आफ्टर शूटिंग पास्ट $130। एडिटोरियल बताता है कि 4 नवंबर के आसपास एक बैरल तेल की कीमत कितनी थी, $73। और आज की डेट में है ना, November 4 की डेट की हम बात कर रहे हैं कि एक बैरल तेल की कीमत थी $73, और आज की डेट में एक बैरल तेल की कीमत है $110, जो कि $130 को पार कर गई थी। शूटिंग पास्ट का मतलब है कि भाई कुछ समय पहले एक बैरल तेल की कीमत जो है $130 के भी पार चली गई थी, लेकिन आज की डेट में फ़िलहाल $110 एक बैरल तेल की कीमत है। तो कुल मिला के इतना ज़्यादा वैश्विक तेल की कीमत में अंतर आया है। और हमने अभी हाल ही में क्या देखा, हमने ये देखा कि चुनाव के दौरान भारत में तेल और डीजल की कीमतें बढ़ी ही नहीं। तो ऐसा किस तरह से हुआ फिर? इमीडिएटली आफ्टर रशियाज इन्वेजन का मतलब है अटैक या फिर आक्रमण ऑफ यूक्रेन। और ये जो वैश्विक तेल की कीमतें अचानक से हमें इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी उनमें हमें देखने को मिली है, ये क्यों देखने को मिली है? इमीडिएटली आफ्टर, तुरंत बाद में रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, रशिया के यूक्रेन पर अटैक करने के तुरंत बाद में ये बढ़ोतरी वैश्विक रूप से हमें देखने को मिली है। ऑर्डिनरली, आमतौर पर अगर सामान्य तौर पे हम बात करें, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रीसेट रिटेल प्राइसेस डेली। आमतौर पर क्या होता है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, रीसेट का मतलब है पुनः सेट करना, रिटेल प्राइसेस डेली, उनके द्वारा रिटेल प्राइसेस को डेली सेट किया जाता है। रिटेल का मतलब होता है जो उपभोक्ता है ना, जो आप खरीदते हो, है ना। रिटेल प्राइसेस डेली बेस्ड ऑन एन एवरेज ऑफ द प्रीवियस 15 days ग्लोबल प्राइसेस। देखो, फॉर देयर प्रेफर्ड बास्केट ऑफ क्रूड। प्रेफर्ड बास्केट ऑफ क्रूड का मतलब है कि भाई भारत में जो तेल कंपनियां हैं वे जहां से अपना कच्चा तेल खरीदती हैं, यानी कि देयर प्रेफर्ड का मतलब है जिस चीज़ को आपने प्रेफरेंस दी है, वरीयता दी है। बास्केट ऑफ क्रूड का मतलब है यानी भारत की जो ऑयल कंपनीज हैं वे वैश्विक स्तर पर जहां से अपना तेल खरीदती हैं उन कच्चे तेल की कीमतों को ध्यान में रखते हुए ना, तो पिछले 15 दिनों की कीमतों को देखते हुए रोज़ाना क्या किया जाता है, इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के द्वारा रिटेल प्राइस को सेट किया जाता है। यानी कि भाई उपभोक्ता को आज की डेट में किस कीमत पर जो है तेल उपलब्ध कराना है। तो ये होता है एकदम जनरल रूटीन, तो है ना। अगर ऑर्डिनरी हम बात करें तो जनरल रूटीन तो ये होता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज डेली जो है सेट करती हैं इस प्राइस को। द गवर्नमेंट हैज़ डिस्टेंस्ड इटसेल्फ फ्रॉम फ्यूल प्राइसिंग डिसीजंस, कि सरकार ने इस बात से दूरी बना ली है। डिस्टेंस्ड इटसेल्फ फ्रॉम, कि सरकार ने इस बात से अपने आप को दूर रखा है। किस बात से? फ्यूल प्राइसिंग डिसीजन, कि तेल की प्राइस निर्धारित करने का जो डिसीजन है, इस डिसीजन से सरकार ने अपने आप को दूर रखा है। सरकार ने कहा है असर्टिंग। असर्ट का मतलब होता है किसी बात को मजबूती के साथ रखना। देयर वाज नो ऑफिशियल डायरेक्टिव, डायरेक्टिव का मतलब होता है निर्देश, टू कीप प्राइसेस डाउन। सरकार ने इस बात को जो है मजबूती के साथ रखा है कि कोई भी आधिकारिक निर्देश नहीं दिया गया था तेल की कीमतों को कम रखने के लिए। सरकार ने तो ये कहा है, यानी कि सरकार ने क्या कहा है कि भाई ये जो फ्यूल प्राइस का डिसीजन है इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। न हमने जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं इनको किसी तरह के निर्देश दिए थे कि भाई आप जो है प्राइस को डाउन रखो, ऐसा हमने कुछ नहीं किया था। देयर इज़ नो एविडेंस, अब आगे एडिटोरियल बताता है कि इस बात का भी हमारे पास में कोई प्रमाण नहीं है, दैट ऑयल फर्म्स, कि ये जो ऑयल कंपनीज हैं, हैड बिल्ट अप सच लार्ज स्ट्रेटजिक, का मतलब है रणनीतिक, रिजर्व का मतलब है कोई चीज़ आपने रिजर्व में रख ली है ना, कोई चीज़ आपने स्टोर कर ली। एट अर्लियर प्राइसेस का मतलब है पूर्व की जो प्राइसेस थी है ना, पहले वाली कीमत। तो
इस बात का भी कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है कि ये जो ऑयल कंपनीज हैं इन्होंने तेल की जो पहले वाली कीमतें थी उसी कीमतों पर तेल को खरीद कर भंडारित कर लिया था, यानी कि स्टोर कर लिया था। इस बात के भी हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। दैट दे डिड नॉट नीड टू रिएक्ट टू एन ओवर 50% कॉस्ट सर्ज, कि भाई दे डिडंट नीड, है ना, कि भाई ये जो ऑयल कंपनीज थी इन्हें ज़रूरत नहीं थी प्रतिक्रिया देने की टू एन ओवर 50%। देखो पूरे वैश्विक रूप में हमें क्या देखने को मिला, जो ऑयल की कीमतें हैं अगर हम वैश्विक स्तर पे बात करें तो उनकी कीमतें 50% से ज़्यादा बढ़ गई, और फिर भी भारत में जो ऑयल कंपनीज हैं इन्होंने कीमतें नहीं बढ़ाई। तो उसके दो कारण हो सकते हैं, है ना, कि भाई एक तो ये हो सकता है कि भाई हो सकता है ये जो ऑयल कंपनीज हैं इन्होंने जो पहले तेल की कीमतें थी उसी कीमत पर तेल को खरीद के स्टोर कर लिया हो। तो इसके हमें कहीं जो है प्रमाण दिखते नहीं है ना, तो ये एडिटोरियल बताना चाह रहा है ना, दैट दे डिडंट नीड टू रिएक्ट टू एन ओवर 50% कॉस्ट सर्ज का मतलब है बढ़ोतरी, इंक्रीज फॉर अ कॉमोडिटी, एक ऐसी वस्तु के लिए, है ना, यहाँ कॉमोडिटी से मतलब है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तेल की, है ना, फॉर अ कॉमोडिटी हुज डिमांड इज मेट लार्जली थ्रू इम्पोर्ट्स, कि ये जो तेल की हम बात करें, है ना, पेट्रोल डीजल की हम बात करें, तो ये एक ऐसी कॉमोडिटी है, ये एक ऐसा उत्पाद है जिसकी मांग को पूरा किया जाता है ना, मेट का मतलब है किसी मांग को पूरा करना, लार्जली थ्रू इम्पोर्ट्स, लार्जली का मतलब है एक बड़े स्तर पर अगर हम बात करें तो पेट्रोल और डीजल की जो डिमांड है उसे इंपोर्ट के माध्यम से पूरा किया जाता है ना, आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। यानी कि ज़्यादातर जो पेट्रोल और डीजल की जो डिमांड है वह भारत में क्या किया जाता है, पेट्रोल और डीजल जो ज़्यादातर इंपोर्ट किया जाता है, आयात किया जाता है। तो यहाँ पर एडिटोरियल पूछना चाह रहा है कि भाई हमारे ऐसा तो है नहीं कि घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल जो है एक व्यापक मात्रा में हमें प्राप्त हो रहे हों, तो ऐसा तो है नहीं, ज़्यादातर पेट्रोल और डीजल जो है उसे हम आयात करते हैं। तो एडिटोरियल कहता है कि इस बात के कोई प्रमाण है नहीं हमारे पास में कि भाई ये जो ऑयल कंपनीज थी इन्होंने जो है कोई रणनीतिक स्तर पर जो है रिजर्व कर लिया था पूर्व की कीमतों पर, है ना, कि भाई क्यों इन पेट्रोल और डीजल से जुड़ी हुई ये जो कंपनीज हैं क्यों इनको जो है आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि जब वैश्विक स्तर पर कीमतें बढ़ रही हैं, कितनी बढ़ गई वैश्विक स्तर पर कीमतें, 50% से ज़्यादा बढ़ गई, इसके बाद भी जो है इन्होंने कीमतें नहीं बढ़ाई, तो ऐसा कैसे हुआ। और ख़ास करके ऐसे उत्पाद के लिए जो कि ज़्यादातर उत्पाद जो है इसकी पूर्ति जो की जाती है ना वह इंपोर्ट के माध्यम से होती है। यानी कि आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि भाई घरेलू स्तर पर उत्पादन हो गया होगा, तो घरेलू स्तर पर इसका उत्पादन होता है लेकिन उतना नहीं है जितना कि हम इसको इंपोर्ट करते हैं। दैट प्राइस हाइक्स इन स्मॉल डोजेस हैव बीगन ओनली आफ्टर गवर्नमेंट फॉर्मेशन इन पोल बाउंड स्टेट्स। देखो पोल बाउंड स्टेट्स का मतलब होता है ऐसे राज्य जो चुनाव से बंधे हुए हैं, यानी कि जिनमें चुनाव होने हैं या जिनमें चुनाव होते हैं या जिनमें चुनाव हुए हैं ना। दैट प्राइस हाइक्स, कि प्राइस में जो बढ़ोतरी है इन स्मॉल डोजेस वो धीरे धीरे की गई, हैव बीगन यानी कि प्राइस में बढ़ोतरी और धीरे धीरे करना, प्राइस में धीरे धीरे बढ़ोतरी करना, हैव बीगन उसकी शुरुआत हो चुकी है ओनली आफ्टर गवर्नमेंट फॉर्मेशन इन पोल बाउंड स्टेट्स, यानी कि जिन राज्यों में चुनाव होने थे उन राज्यों में चुनाव होने के बाद में सरकार का निर्माण हो जाने के बाद में, ना, सरकार निर्मित हो जाने के बाद में अब जाकर जो है प्राइस में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगी है। मेक्स इट अबंडेंटली क्लियर, तो यह इस बात को बिल्कुल बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लियर कर देता है। एबंडेंटली मतलब बहुत ही बड़े स्तर पर, है ना, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। एबंडेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, मेक्स इट एबंडेंटली क्लियर, तो यह बात पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लियर हो जाती है। दैट अ नज, देखो नज का मतलब होता है किसी को एक इशारा करना, है ना, किसी को पुश करना, किसी को एनकरेज करना। एंड अ विंक, विंक का मतलब भी यही होता है। विंक का मतलब क्या होता है, आप आंख को झपका के किसी को इशारा करते हो, किसी को संकेत करते हो। विंक का मतलब होता है अपनी आंख को झपकाना, तो आंख झपका के आप क्या करते हो, किसी को कोई इशारा करते हो। नज का मतलब है आप किसी को पुश करते हो, किसी को एनकरेज करते हो। तो इट इज अबंडेंटली क्लियर दैट अ नज एंड अ विंक फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑनर ऑफ द majority owner of the state run oil players
हैड गॉडेड। अब ये जो शब्द आया है GOAD, गॉड, इस गॉड का मतलब होता है कि आपने क्या किया, आप क्या करते हो। गॉड का मतलब है कि भाई आप किसी को जो है कुछ करने के लिए उकसाते हो, या फिर एनकरेज करते हो, आप किसी को प्रोत्साहित करते हो, या फिर आप उसको, या फिर आप ये कह सकते हो कि हाँ, इसको यही है, इसका मतलब गॉड का मतलब है कि भाई समथिंग दैट एनकरेज समवन टू डू समथिंग, हैड गॉडेड देम इनटू स्वेलोइंग हायर कॉस्ट। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि भाई ये जो प्राइस में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है ना, कि भाई ये चुनाव हो गए, सरकारें बन गई, इसके बाद में ये जो प्राइस में बढ़ोतरी हमें देखने को मिली, तो इससे ये बात जो है स्पष्ट हो जाती है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि क्या हुआ, एक नज या फिर एक विंक हमें देखने को मिला, किसके द्वारा, यानी कि एक पुश हमें देखने को मिला है ना, एक संकेत हमें देखने को मिला फ्रॉम द मेजोरिटी ऑनर ऑफ द स्टेट रन ऑयल प्लेयर्स। स्टेट रन ऑयल प्लेयर्स का मतलब है कि भाई राज्य से संबंधित जो ऑयल कंपनीज हैं, उनके जो बड़े शेयर धारक हैं, मेजोरिटी ऑनर ऑफ द स्टेट रन ऑयल प्लेयर्स, कि राज्य संचालित जो ऑयल कंपनीज हैं, उन कंपनीज में जो आप कह सकते हो मेजोरिटी ऑनर है, यानी कि उनमें जिन लोगों की बड़ी हिस्सेदारी है, तो इन्होंने क्या किया, हैड गॉडेड दैम इनटू सोलिंग। अब गॉड का मतलब मैंने आपको बताया, गॉड का मतलब है किसी को एनकरेज करना है ना, कुछ काम करने के लिए किसी को एनकरेज करना है ना, हैड गॉडेड देम। तो ये जो मेजोरिटी ऑनर थे है ना, इन्होंने एनकरेज किया, हैड गॉडेड देम इनटू स्वेलोइंग हायर कॉस्ट, है ना। स्वेलो का मतलब है एक्सेप्ट करना, किसी चीज़ को आप एक्सेप्ट करते हो है ना, बिना किसी प्रश्न के, है ना, बिना कोई डिसएग्रीमेंट दिखाए किसी चीज़ को आप स्वीकार कर लेते हो, हायर कॉस्ट। और फाइनली जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उनको जो है स्वीकार कर लिया गया है ना, कि ये जो मेजॉरिटी ऑनर हैं, इन्होंने क्या, मेजॉरिटी ऑनर जो हैं यानी कि मालिक जो है राज्य के द्वारा जो संचालित ऑयल कंपनीज हैं, उनमें जो आप कह सकते हो बड़े हिस्सेदार हैं, है ना, तो इन्होंने जो है फाइनली क्या कर लिया, इन्होंने जो है फाइनली इस चीज़ को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि इस चीज़ को, हायर कॉस्ट को। कंपेलिंग का मतलब है यहाँ पे फोर्स करते हुए, बाध्य करते हुए किसी को, है ना। प्राइवेट प्लेयर्स टू फॉलो सूट टू कॉम्पीट, फॉलोइंग कंपेलिंग प्राइवेट प्लेयर्स टू फॉलो सूट टू कम्पीट। और ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं यानी कि प्राइवेट जो कंपनीज हैं, उन्हें भी जो है फॉलो करना पड़ा है ना, उन्हें भी मजबूर होकर जो है फॉलो करना पड़ा। सूट का मतलब है कि भाई आप क्या कर रहे हो कि जो पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग राइट है उसको बोलते हैं सूट टू कम्पीट का मतलब है प्रतिस्पर्धा करने के लिए। तो कुल मिला के प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी, यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको भी जो स्टेट रन ऑयल कंपनीज है उनके अनुसार ही उन्हें जो है बिहेव करना पड़ा, है ना। यानी कि ये भी प्राइवेट कंपनीज जो है, प्राइवेट कंपनीज जो है वे बाध्य हुई। जब स्टेट रन ऑयल कंपनीज है, इन्होंने क्या किया कि भाई तेल की कीमतें जो है इन्होंने स्थिर बना रखी है, तो मजबूरी हो जाती है प्राइवेट प्लेयर्स की कि वे भी प्राइस को ज़्यादा बढ़ा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि कंपटीशन है ना, कॉम्पीट करने के लिए, प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए, है ना। होल्डिंग फ्री मार्केट प्राइसेस हॉस्टेज। देखो, किसी को होल्ड कर लिया मतलब आपने क्या किया, किसी को पकड़ लिया, रोक लिया। हॉस्टेज का मतलब होता है बंधक बना लेना, किसी को आपने बंदी बना लिया, बंधक बना लिया। तो एडिटोरियल आगे बताता है कि जो फ्री मार्केट प्राइस होती हैं उसको अगर आप बंधक बना लेते हो, यानी कि फ्री मार्केट प्राइसेस को आपने पकड़ लिया, उसको आप जो है कंट्रोल कर लिया आपने पूरी तरीके से, उसको जो है आप मतलब भाई जो मार्केट प्राइसेस होती हैं उनको क्या होना चाहिए, वे सिचुएशंस के अनुसार चेंज होती रहनी चाहिए। जैसे वैश्विक स्तर पर अगर प्राइसेस बढ़ रही है तो भारत में भी उनका बढ़ना जरूरी है ना, तभी जो है बैलेंस बना रह सकता है। लेकिन आप क्या करते हो कि जो फ्री मार्केट प्राइसेस हैं उनको बंधक बना लेते हो, उनको होल्ड कर लेते हो टू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, यानी कि चुनावी राजनीति को ध्यान में रखते हुए फ्री मार्केट प्राइसेस को बंधक बना लेने से क्या होता है। और ये जो प्रैक्टिस है ना, इस तरह का जो काम है कि चुनावों के दौरान आप क्या करते हो,
जो प्राइस है उनको फ्रीज कर देते हो। डिप्लॉयड, डिप्लॉय का मतलब है किसी चीज़ को यूज़ में लेना। एवर सो एफन इन रिसेंट ईयर्स, अभी हाल ही के वर्षों में इस तरह की जो प्रैक्टिस है इसे अक्सर जो है उपयोग में लिया गया है। इंक्लूडिंग द लास्ट टाइम दीज 5 स्टेट्स वेंट टू द पोल, इस बात को भी आप शामिल कर लो कि अभी हाल ही में लास्ट टाइम ये जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 स्टेट्स वेंट टू द पोल्स, कि 5 राज्य चुनाव में गए, यानी कि 5 राज्यों में चुनाव हुए। इस दौरान भी ये प्रैक्टिस अपनाई गई कि क्या किया गया, जो प्राइस है उनको फ्रीज किया गया, उनको बंधक बना लिया गया। एंड द 2019 लोकसभा कैंपेन, और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने ये देखा इस तरह की प्रैक्टिस जो है अपनाई गई। तो कुल मिला के फाइनली एडिटोरियल कहता है कि इस तरह की जो प्रैक्टिस है कि होल्डिंग फ्री मार्केट प्राइसेस हॉस्टेज टू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इज, ये जो प्रैक्टिस है इज पॉलिटिकली अनफेयर, यह राजनीतिक रूप से गलत है। इकोनॉमिकली अनटीनेबल, अनटीनेबल का मतलब है असमर्थनीय, जिसे हम सपोर्ट नहीं कर सकते। आर्थिक रूप से इस तरह की जो प्रैक्टिस है ये असमर्थनीय है। एंड रिफ्लेक्ट्स, और इस तरह की जो प्रैक्टिस है वो क्या दर्शाती है, क्या दिखाती है, एन एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली का मतलब होता है अति, एन एक्सट्रीमली सिनिकल, सिनिकल का मतलब होता है सनकी, एन एक्सट्रीमली सिनिकल स्टेट मशीनरी डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है आप यूज करते हो, है ना, डिप्लॉय, किसी चीज़ का आप प्रयोग करते हो, किसी चीज़ को यूज करते हो, है ना, किसी चीज़ को आप तैनात करते हो। सिनिकल स्टेट मशीनरी डिप्लॉयमेंट टैक्टिक, टैक्टिक का मतलब है आपकी चाल। तो इसके माध्यम से हमें क्या नज़र आता है, एक सनक भरी कि जो स्टेट मशीनरी है, यानी कि जो सरकार है हमारी, उसके द्वारा जो है डिप्लॉयमेंट किया जाता है, यूज किया जाता है ऐसी चालों का जो कि ठीक नहीं है ना। एन एक्सट्रीमली सिनिकल स्टेट मशीनरी डिप्लॉयमेंट टैक्टिक, और इस तरह की जो प्रैक्टिस अपनाई जाती है वो प्रैक्टिस प्रदर्शित करती है क्या, जो राज्य सरकार है उसका एक सनकपूर्ण रवैया हमें देखने को मिलता है इस तरह की चालों को यूज करने के दौरान। दैट, यह बात कि बल्क डीजल प्राइसेस हैव बीन रेज्ड, कि बल्क का मतलब होता है जब आप कोई भी चीज़ बल्क में खरीदते हो तब आप, इसका मतलब है आप उस चीज़ को लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हो। बल्क डीजल प्राइसेस हैव बीन रेज्ड बाय 25 रुपीज़ पर लीटर, रेज्ड बाय ₹25 पर लीटर टू 122, इंडिकेट्स दैट, तो भाई क्या किया गया है, बल्क डीजल की प्राइसेस में 25 रुपये की बढ़ोतरी करके उनको कितना कर दिया गया है, 122 रुपये पर लीटर। ये क्या इंडिकेट करता है, दैट सेवरल मोर हाइक्स आर इन द ऑफिंग। देखो, इन द ऑफिंग का मतलब होता है कमिंग सून, यानी कि जो होने वाला है ना। ऑफिंग का मतलब है लाइकली टू हैपन, है ना, जो मतलब जल्दी ही होने वाला है, कमिंग सून। तो यहाँ पर एडिटोरियल बताता है कि भाई जो डीजल प्राइसेस, बल्क डीजल प्राइसेस जो है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। तो ये इस चीज़ को दर्शाती है कि सेवरल का मतलब है कई, हाइक का मतलब है बढ़ोतरी, आर इन द ऑफिंग, इन द ऑफिंग का मतलब है होने वाली है ना, कि मतलब फ्यूचर में होने वाली है। टू क्लोज द गैप बिटवीन कॉस्ट्स एंड पंप प्राइसेस, क्लोज द गैप का मतलब है गैप को पूरा करना। अब देखो क्या हुआ कि मान लो किसी कंपनी ने बल्क में जब डीजल खरीदा है और उसने 25 रुपये पर लीटर ज़्यादा चुकाए हैं, तो अब ये जो कीमत है, ये कीमत किससे वसूली जाएगी, ये कीमत वसूली जाएगी पंप प्राइसेस के माध्यम से। ये कीमत वसूली जाएगी उपभोक्ता जो अपना पेट्रोल डीजल भरवाता है ना पंप पे, उससे वसूली जाएगी। तो यही एडिटोरियल आगे बताता है कि इससे ये पता चलता है कि अभी आगे आने वाले टाइम में और बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये गैप तो पूरा करना पड़ेगा ना, कि ये 25 रुपये का जो गैप आ गया, यानी कि ऑयल कंपनीज़ को 25 रुपये भुगतने पड़े, तो ये ऑयल कंपनीज इस 25 रुपये को कहाँ से पूरा करेगी, कस्टमर से ही तो पूरा करेगी। तो बिटवीन कॉस्ट एंड पंप प्राइसेस, कि भाई जो आप कह सकते हो कि जो कॉस्ट है और जो पंप प्राइस का मतलब है जहां आप पेट्रोल पंप पर जाकर अपना डीजल तेल भराते हो ना, उसको बोलोगे आप पंप प्राइस, है ना। तो कुल मिला के आगे आने वाले समय में और बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। इन्फ्लेशन, जो मुद्रास्फीति है, यानी कि जो महंगाई है, ऑलरेडी अबव द कंफर्ट लेवल, वह पहले से ही कंफर्ट लेवल से ज़्यादा है, यानी कि महंगाई पहले से ही बहुत एक ज़्यादा लेवल पे चल रही है। में राइज फर्दर, यह और ज़्यादा बढ़ सकती है। एंड द गवर्नमेंट में इंटरवीन, कि भाई महंगाई जो है कंफर्ट लेवल से और ज़्यादा बढ़ सकती है, यानी कि पहले से ही ये कंफर्ट लेवल के तो ऊपर है लेकिन उससे भी ज़्यादा हो सकती है। में
राइज फर्दर, इस बात की संभावना है कि और अधिक ये बढ़ सकती है महंगाई ना, राइज का मतलब है बढ़ोतरी होना। एंड द गवर्नमेंट में इंटरवीन, और सरकार जो है हस्तक्षेप कर सकती है। इंटरवीन करने का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। विथ मोर ड्यूटी कट्स एट सम पॉइंट, कि भाई सरकार इस महंगाई को रोकने के लिए क्या कर सकती है, और ज़्यादा जो ड्यूटी लगाई जाती है, विभिन्न तरह के जो टैक्स लगाए जाते हैं उनमें सरकार कमी कर सकती है और इस तरह से महंगाई को कंट्रोल कर सकती है। बट देयर आर लार्जर रेड फ्लैग्स, देखो रेड फ्लैग का मतलब है चेतावनी के संकेत। टू फ्रैट अबाउट, देखो फ्रैट का मतलब होता है चिंतित होना किसी बात को लेकर, है ना। फ्रैट अबाउट का मतलब है किसी बारे में चिंता करना, है ना, किसी बात को लेकर जो है चिंतित होना, एंशियस होना। बट देयर आर लार्जर रेड फ्लैग्स टू फ्रैट अबाउट, एडिटोरियल कहता है लेकिन और भी ज़्यादा चेतावनी के संकेत हैं जिनके बारे में चिंतित होने की ज़रूरत है। नो सैन ग्लोबल इन्वेस्टर, देखो इस सैन का मतलब होता है जो कि एकदम जो एक नॉर्मल समझदार व्यक्ति है उसको हम बोलेंगे सैन। सैन का मतलब है एक सेंसिबल व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति, है ना, जो कि आप कह सकते हो कि भाई जो पूरी तरीके से समझदारी रखता है, पूरी तरीके से चीज़ों को जज करने की एबिलिटी रखता है। नो सैन ग्लोबल इन्वेस्टर विल बिड फॉर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, यहाँ पे एडिटोरियल हमें आगे बताता है कि कोई भी जो सेंसिबल ग्लोबल निवेशक है वह विल बिड फॉर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, वह BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ना उसमें जो है अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, फॉर इंस्टेंस इफ प्राइस, देखो बिड फॉर समथिंग, है ना, बिड फॉर समथिंग का मतलब है कि भाई आप जो है इस चीज़ के लिए प्रयास करते हो, है ना, कि भाई आप जो है किसी चीज़ के लिए एफर्ट करते हो अपना, है ना। तो यहाँ पर कहना चाह रहा है एडिटोरियल कि कोई भी सेंसिबल जो निवेशक है, वैश्विक निवेशक है, वह भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में अपना पैसा नहीं लगाएगा इफ़ प्राइसिंग फ्रीडम इज इफेक्टिवली कर्टेल्ड आफ्टर एन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ब्रीफिंग, कि जो प्राइसिंग फ्रीडम है, प्राइसिंग फ्रीडम का मतलब है कीमतों को तय करने की स्वतंत्रता, इज इफेक्टिवली प्रभावपूर्ण तरीके से, कर्टेल का मतलब होता है किसी चीज़ को कम कर देना, उसको बोलते हैं कर्टेल कर देना। आफ्टर एन ECI ब्रीफिंग, देखो ब्रीफ का मतलब होता है कि आपने क्या किया कि अपना जो है फाइनली, ब्रीफ करने का मतलब क्या है कि कोई न्यूज़ आपने सुना दी फाइनली, है ना, उसको आप बोलोगे ब्रीफ कर देना, है ना। तो ब्रीफ का मतलब होता है कि भाई एक मीटिंग होने के बाद में या फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में जो कुछ बातें कह दी जाती हैं, जो कुछ इंस्ट्रक्शंस या जो कुछ सूचनाएं दे दी जाती हैं, तो आफ्टर एन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ब्रीफिंग, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कराने के लिए अपनी मीटिंग कंडक्ट करता है और उसके बाद में जो कुछ निर्देश या जो कुछ आप कह सकते हो कि इंस्ट्रक्शंस जारी करता है, उनके बाद में जो प्राइसिंग फ्रीडम है अगर उसे कम कर दिया जाता है तो इस तरह से तो फिर ये जो कंपनीज है ना इनमें कोई अपना पैसा निवेश नहीं करेगा, है ना। खास करके उदाहरण के तौर पे हम बात करें तो दिस प्रैक्टिस वारंट्स वाइडर कॉन्स्टर्नेशन, अब इस तरह की जो प्रैक्टिस है ना, कि भाई ये इस तरह की जो नीति है ये इस बात को जरूरी बनाती है। वारंट का मतलब होता है किसी चीज़ को नेसेसरी बना देना, है ना, उसको बोलते हैं वारंट करना, है ना। मेक नेसेसरी, वारंट का मतलब है मेक नेसेसरी। तो इस तरह की जो प्रैक्टिस है वो इस चीज़ को जरूरी बना देती है कि वाइडर, व्यापक तौर पे क्या किया जाए, कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब है वारंट्स वाइडर कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है चिंता, अ फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी। दिस प्रैक्टिस वारंट्स वाइडर कॉन्स्टर्नेशन, कि इस तरह की जो प्रैक्टिस है वो इस बात को जरूरी बना देती है, मतलब एक व्यापक चिंता जो है हम देखते हैं इस तरह की प्रैक्टिस के माध्यम से, एक व्यापक जो है चिंता का कारण है इस तरह की, है ना, ये जो परिस्थितियां हैं। नॉट ओनली बिकॉज इट अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज के महत्व को कम करना, है ना, किसी को कमजोर बनाना। भाई इस तरह की जो प्रैक्टिस है ये कमजोर करती है किस चीज को, अ लेवल प्लेइंग इलेक्टोरल फील्ड। लेवल प्लेइंग इलेक्टोरल फील्ड का मतलब हुआ जो चुनावी क्षेत्र है, चुनावी मैदान है, वहाँ पर सभी खिलाड़ी जो हैं वे बराबर नहीं रह जाते। क्यों? क्योंकि पलड़ा सरकार के पक्ष में झुक जाता है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि इस तरह की प्रैक्टिस जो है कमज़ोर बनाती है किस चीज़ को, लेवल प्लेइंग इलेक्टोरल फील्ड। इन फेवर ऑफ का मतलब है के पक्ष में। द रूलिंग डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन का मतलब है व्यवस्था, रूलिंग का मतलब है जो शासन में है।
रूलिंग डिस्पेंसेशन, कि जो पार्टी शासन में है उसके पक्ष में पलड़ा झुक जाता है अगर आप इस तरह की प्रैक्टिसेस अपनाते हो, है ना, कि भाई प्राइस की प्राइसों को स्थिर कर देना, है ना, उनमें जो है छेड़छाड़ करना, इस तरह की अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस अगर आप अपनाते हो तो न केवल जो बराबरी का फील्ड है चुनावी क्षेत्र में वो कमज़ोर पड़ जाता है और जो सत्तारूढ़ पार्टी है ना, उसको ज़्यादा फेवर मिल जाता है, लेकिन साथ ही साथ बट ऑल्सो ओपन्स द डोर फॉर मोर सच क्रीपिंग। देखो क्रीप का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे कोई जो है ना सीक्रेट तरीके से जो है प्रवेश करता चला जाए, उसको बोलते हैं क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब है कि धीरे धीरे सीक्रेट तरीके से कोई चीज़ जो है किसी सिस्टम में प्रवेश कर जाए, उसको कहेंगे क्रीपिंग। डिक्टेट्स का मतलब होता है ऑर्डर, बट ऑल्सो ओपन्स द डोर फॉर मोर सर्च क्रीपिंग डिक्टेट्स, है ना। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि अगर इस तरह की प्रैक्टिसेस जारी रहती हैं तो दरवाजे खुल जाते हैं इसी तरह के सीक्रेट ऑर्डर्स के लिए। और डेविएशन का मतलब होता है जो नॉर्मल प्रैक्टिस है आप उससे थोड़ा सा डेविएट हो जाते हो, उससे थोड़ा सा विचलित हो जाते हो। और डेविएशंस फ्रॉम पॉलिसी पोजीशंस फॉर टेम्पररी गेन्स इन वोटर परसेप्शन। वोटर परसेप्शन का मतलब होता है धारणा, कि वोटर की जो धारणा है ना, वोटर की जो धारणा है, मान लो वोटर जो रूलिंग पार्टी है उसके बारे में क्या धारणा रखता है ना, तो उस धारणा को टेम्पररी, है ना, थोड़ी देर के लिए उस धारणा को परिवर्तित करने के लिए, गेन का मतलब है प्राप्त करना, तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है। और डेविएशंस फ्रॉम पॉलिसी पोजीशन फॉर टेम्पररी गेन्स, कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं या कंपनीज़ की जो पॉलिसीज़ हैं, उन पॉलिसीज़ को डेविएट करना, थोड़ी बहुत देर के लिए जो है चेंज करना, है ना, ताकि टेम्पररी, है ना, मतलब बहुत ही थोड़े समय के लिए जो वोटर है उसकी परसेप्शन को चेंज किया जा सके ना, तो इस तरह के दरवाजे खुल जाते हैं, मतलब अगर आप ऐसा करते हो तो। जस्ट एज मिस्टीरियस फ्यूल प्राइसिंग डिसीजंस हैव बिकम पार फॉर द कोर्स। मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमयी, जो आपके समझ में ना आए आसानी से, उसको बोलेंगे मिस्टीरियस, का मतलब है रहस्यमयी। तो आगे एडिटोरियल हमें बताता है कि जस्ट एज मिस्टीरियस फ्यूल प्राइसिंग डिसीजन, कि ये जो रहस्यमय आप कह सकते हो जो फ्यूल प्राइसिंग डिसीजंस है ना, फ्यूल तेल की कीमतों से संबंधित जो डिसीजंस है, हैव बिकम पार फॉर द कोर्स। देखो इस फ्रेज को समझना, पार फॉर द कोर्स। देखो कोई भी चीज़ जो आप कहते हो कि भाई ये जो है बन चुकी है, क्या, पार फॉर द कोर्स, इसका मतलब ये होता है कि भाई ये बहुत ही यूजुअल हो चुका है, मतलब है ना, कि आपको पसंद तो नहीं है लेकिन ये लगभग आप कह सकते हो कि ये बिल्कुल एक स्टैंडर्ड बन चुका है, ये है ना, कि भाई, तो पार फॉर द कोर्स का मतलब होता है कि आप जो है उस चीज़ से खुश तो नहीं हो लेकिन आप क्या देखते हो कि ऐसा होता है, ऐसा अक्सर होता है, ये यूजुअल बन चुका है। तो ये फ्यूल प्राइसिंग डिसीजंस जो हैं बड़े ही, है ना, चुनावों के दौरान जो है ऐसा हो जाना, ये मतलब एक नॉर्मल प्रैक्टिस बन चुकी है। अदर ट्रांजिएंट डिपार्चर, ट्रांजिएंट का मतलब होता है कि भाई थोड़ी देर के लिए, है ना, टेम्पररी। डिपार्चर का मतलब है जो नॉर्मल प्रैक्टिस है उससे थोड़ा सा अलग करना, उसको बोलेंगे डिपार्चर्स फ्रॉम स्टेटेड पॉलिसी। लेकिन अन्य जो परिवर्तन है, जो स्टेटेड पॉलिसी है आपकी, जो आपने कह रखी है जो पॉलिसी, उस पॉलिसी में अन्य जो परिवर्तन किए जाते हैं, भले ही वो टेम्पररी किए जाएं, कैन ऑल्सो बिकम गवर्नेंस हैबिट्स। तो आगे एडिटोरियल कहता है कि भाई जिस तरह से ये डिसीजन है, यानी कि फ्यूल प्राइस का जो डिसीजन है, ये आप कह सकते हो कि एक नॉर्मल प्रैक्टिस बन चुका है, इसी तरह से अन्य जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उन अन्य पॉलिसीज़ को चेंज करना भी एक हैबिट बन सकती है ना, कैन बिकम गवर्नेंस हैबिट, है ना, ये भी एक शासन की जो है हैबिट बन सकती है। वाइल गवर्नमेंट्स आर ऑब्वियसली टेम्प्टेड, आगे ऑथर बताते हैं कि भाई सरकार जो है बिल्कुल स्वाभाविक है इस बात का, उनको देखो टेम्प्टेड का मतलब होता है ललचा जाना किसी बात को देखकर, है ना, लालच आ जाना। टेम्प्टेड टू क्रिएट ऑप्टिक्स ऑफ बेनेवोलेंस। देखो ऑप्टिक्स का मतलब होता है कि भाई लोग क्या धारणा बनाते हैं उसको बोला जाता है ऑप्टिक्स। लोगों की धारणा क्या है उसको कहा जाता है ऑप्टिक्स। तो सरकारें जो हैं स्वाभाविक रूप से इस बात के प्रति ललचाई हुई नजर आती हैं, यानी कि सरकारों को जो है इस बात का लालच होता है, सरकार क्या करना चाहती है, क्रिएट, है ना, पैदा करना किसी चीज़ को। ऑप्टिक्स ऑफ बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंस का मतलब होता है उदारता,
और ऑप्टिक्स का मतलब मैंने आपको बताया, ऑप्टिक्स का मतलब है कि पब्लिक किसी इवेंट के बारे में क्या धारणा बनाती है। तो सरकार इस बात को लेकर चिंतित होती है अक्सर कि लोगों की धारणा क्या है किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में। तो लोगों की धारणा यानी कि लोग सरकार के बारे में ये समझे कि भाई सरकार जो है बेनेवोलेंट है, सरकार जो है उदार है टुवार्ड्स द कॉमन वोटर, यानी कि सरकार ये चाहती है कि लोगों के बीच में ये धारणा बने, ये ऑप्टिक्स बने कि सरकार आम मतदाता को लेकर काफ़ी ज़्यादा उदार है ना। तो ये बात काफ़ी है ना, इस बात का लालच जो है सरकारों में नज़र आता है ना, ये बिल्कुल ऑब्वियस है, ये लालच जो है सरकार में हमें देखने को मिलता है। द ईसीआई नीड्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऐसे हालातों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ज़रूरत है टू राइज अप, राइज अप का मतलब है उठना, टू टेक अ फर्म स्टैंड, कि ईसीआई उठे और एक मजबूत पक्ष ले, है ना। फर्म स्टैंड, फर्म का मतलब हो गया मजबूत, स्टैंड का मतलब होता है पक्ष लेना। ऑन रिवर्सल, रिवर्स का मतलब होता है कि आपने कोई डिसीजन लिया है उसे वापस आपने चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया उसको, है ना, पूरी तरीके से उल्टा कर दिया उस डिसीजन को। और डेफरल, डेफरल का मतलब होता है किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना, स्थगित कर देना। ऑफ रूटीन डिसीजंस इन पोल सीजन, कि चुनाव के सीज़न के दौरान जो डिसीजन ईसीआई के द्वारा लिए जाते हैं, तो ईसीआई में वो दम होनी चाहिए, मजबूती के साथ ईसीआई क्या कर सके, या तो अपने डिसीजंस को स्थगित कर दे या फिर इन डिसीजन को पूरी तरीके से रिवर्स कर दे, है ना। तब हो सकता है कि काफ़ी हद तक इस तरह की जो सिचुएशंस हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें।